तो थर्मोडायनेमिक्स बेटे बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको ना एग्जाम्स के लिए कैसे स्पीड अप हम होके मतलब इसको कर सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ले सकते हैं। तो एक तरह जैसे कहते हैं ना वन शॉट थर्मोडायनेमिक्स, वन शॉट बहुत ही बड़ा चैप्टर, तो वन शॉट तो हो नहीं सकता, तो वन शॉट पार्ट 1 कह सकते हो इसको आप, ठीक है ना, वन शॉट पार्ट 1 कह सकते हो। तो वन शॉट पार्ट 1 में बच्चों देखो मैं आपको बताऊंगा कि शुरू में ना उसमें थ्योरी है वो बेकार की है, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम वगैरह उससे कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको चैप्टर को ना ऐसे शुरू करना चाहिए, आपको शुरू करना चाहिए देखो थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि फिजिक्स में भी तो ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं जिसको उसका मतलब नहीं पता। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट ट्रांसफर, तो दैट इज द साइंस विच डील्स विद द हीट ट्रांसफर। एंड इसमें ज्यादातर ना क्वांटिटेटिव है, मतलब कितनी हीट निकली, ज्यादा उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो पहला जो टॉपिक बच्चों में रखूंगा ना वो रखूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में इस तरह से कराऊंगा कि आपका बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा चैप्टर जो है वो कवर कर पाओगे आप, ठीक है। तो 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं बच्चों, ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका समझाऊंगा। पहला होता है इंटरनल एनर्जी, मतलब ये पूरा चैप्टर जो है ना 4 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के अराउंड जो है वो घूमता है। एक है इंटरनल एनर्जी, एक है एंथैल्पी, एक है एंट्रोपी और एक है गिब्स एनर्जी, ठीक है ना। इनके अराउंड ही ये पूरा चैप्टर जो है वो कहते हैं मतलब रिवॉल्व करता है। 4 पिलर है थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है ना। तो सबको ना एक एक करके अच्छे से एलाबोरेट करूंगा, सारे फॉर्मूले बताऊंगा। ये अलग तरह से पढ़ा रहा हूं, एक होता है बुकिश पढ़ाना कि हाँ भी बुक से पढ़ाते हैं कि टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, एक होता है एक होलिस्टिक व्यू देना कि हाँ भी चैप्टर को ऐसे चैप्टर के लिए जरूरत होती है एक होलिस्टिक व्यू की, ठीक है ना। तो पहला जो बच्चों आपके सामने मैंने बताया था वो क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी। इतनी इंपॉर्टेंट ये जो कंटेंट होगा ना आपको मजा आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है यू। होता है क्या इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी होता है क्या है? इंटरनल एनर्जी होता है सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जीज स्टोर्ड इन ए सिस्टम, सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जीज स्टोर्ड इन ए सिस्टम। एक सिस्टम में कितने तरह की छुपी हुई सारी एनर्जीज हैं, उनको अगर हम ऐड कर दें तो क्या निकल आता है बेटा? इंटरनल एनर्जी निकल आता है, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी जैसे इसका सिंबल होता है बेटा यू, और हम लिखेंगे जैसे किसी में काइनेटिक एनर्जी है, अंदर छुपी हुई बॉन्ड एनर्जी है, एक ना अंदर ही अंदर ना एटम्स जो है ना वो अपनी ऑसिलेशन करते हैं, तो वाइब्रेशनल एनर्जी है, ट्रांजिशनल एनर्जी है, जितनी भी तरह की एनर्जी हम सोच सकते हैं एटॉमिक लेवल की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, ये एटॉमिक अंदर के लेवल की बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या होता है कि ना इसको निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने माइक्रोस्कोपिक टाइप पे जाके ये पता लगाना भी कितनी बॉन्ड एनर्जी है, कितनी वाइब्रेशनल एनर्जी है, दैट इज नॉट एट ऑल फीजिबल एंड पॉसिबल, ठीक है ना। इसलिए बच्चे हम जो है ना इंटरनल एनर्जी कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें यही है कि जैसे मैंने आपको बोला इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, इसमें से हम किसी को निकाल ही नहीं सकते। सबको हम क्या कर सकते हैं? सबका चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to calculate it is not possible to calculate the exact value of internal energy। इंटरनल एनर्जी की सही वैल्यू हम कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट बट इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड। इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू कैन बी
कैलकुलेटेड। ठीक है, डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड। हाउ? अब डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या होता है कि ना, फॉर डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? अब मतलब हाउ डेल्टा यू इज कैलकुलेटेड, हाउ डेल्टा यू इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हाउ डेल्टा यू इज कैलकुलेटेड क्या होता है कि देर आर टू वेज, देर आर टू वेज by which internal energy can be changed. There are two ways by which internal energy can be changed. दो तरीकों से इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। वो दो तरीके क्या हैं? नंबर 1, बाय हीट दैट इज गिवन और टेकन आउट। या तो हीट दो या हीट लो। दूसरा बाय वर्क। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम करो या वर्क डन बाय द सिस्टम करो, और वर्क डन ऑन द सिस्टम करो। वर्क डन ऑन द सिस्टम, और व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। या तो सिस्टम को बोलो सिस्टम से काम करवाओ या सिस्टम पे काम करो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप जो है इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते, मतलब चेंज कर सकते हो। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बारी बच्चों। देखो क्या है, आज का हमारा थर्मोडायनेमिक वन शॉट पार्ट 1 है ये। तो हीट ट्रांसफर जो है उसकी बात हो रही है बच्चे। ये थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट ट्रांसफर। तो पहला टॉपिक वन शॉट वीडियो के हिसाब से मैंने लिया है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। 4 पिलर्स जिसके अराउंड जो पूरा थर्मोडायनेमिक्स रिवॉल्व करता है वो होता है बच्चे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी। इन्हीं 4 पिलर्स के अकॉर्ड जो है पर थर्मोडायनेमिक्स खड़ा हुआ है केमिस्ट्री में। पहला आता है इंटरनल एनर्जी। अब कहते हैं जी इंटरनल एनर्जी होता क्या है? तो इंटरनल एनर्जी होता क्या है? एक सिस्टम में कितनी तरह की जो हीट है वो है, उसे बोलेंगे क्या? इंटरनल एनर्जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जीज आर स्टोर्ड इनसाइड विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड accurately. That's why we always calculate delta U. Now how to calculate delta U? How to change internal energy? First you have to think about that. कि आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कैसे कर सकते हो? या तो हीट दो या हीट लो। ठीक है ना, सिस्टम को हीट दो या ऐसा कुछ करो कि वो हीट छोड़ने पर मजबूर हो जाए, या फिर उसको बोलो वर्क करे या फिर आप उस पर वर्क करवाओ। दो तरीकों से। तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है ना बेटा, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो आपको करके दिखाता हूं। तो हम ना ऐसे करेंगे, तो जो एंड द फॉर्मूला एंड द फाइनल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। इसको मैं डिराइव भी कर देता हूं। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी डेल्टा यू जो है वो क्या है बेटा? डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज। और इंटरनल एनर्जी चेंज में जो है वो, और क्यू जो होता है बच्चे वो होता है हीट। हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो देंगे पॉजिटिव का साइन, और हीट अगर इवॉल्व होगी तो देंगे नेगेटिव का साइन। ठीक है ना, हीट अगर इवॉल्व होगी तो देंगे नेगेटिव का साइन। ठीक है ना, और W जो है बच्चों वो है क्या? वर्क डन। और वर्क डन अगर होता है ऑन द सिस्टम तो उस केस में लेंगे बच्चे पॉजिटिव। ठीक है, और अगर होगा बाय द सिस्टम तो लेंगे नेगेटिव। ठीक है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम में लेते हैं नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशंस होते हैं कि ये आपको याद रखने होते हैं न्यूमेरिकल करते हुए। ठीक है ना, बाय द सिस्टम के अंदर लेते हैं नेगेटिव। न्यूमेरिकल करना है इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल नंबर 7th ऑफ एनसीईआरटी, न्यूमेरिकल नंबर 7th ऑफ एनसीईआरटी इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा पहला फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है,
बच्चों लिखने की इसमें है कि जितना लिखा है तो लिख दो, मैं उसको पीडीएफ भेजूंगा क्योंकि वन शॉट वीडियो है ना, इसमें लिखवाने का टाइम नहीं मिलता इतना। हाँ जी, अब उसके बाद आता है बेटा जो अगला है वो आता है कि एक नोट है यहाँ पर, नोट ये है कि इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल या इफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज मेंशन, इफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन, if isothermal process is given, then delta U is equal to 0, means internal energy cannot be changed, internal energy cannot be changed without change in temperature, without change in temperature। टेम्परेचर को चेंज हुए बिना इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, जो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं बेटा उनको बोलते हैं क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना। हाँ जी, आगे बात करते हैं बेटा, हमारा फॉर्मूले का डेरिवेशन ले लेते हैं, छोटा सा 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। इसका डेरिवेशन ले लेते हैं। तो डेरिवेशन में बच्चों ऐसे होता है कि ऐसे ना शॉर्ट में डेरिवेशन बताऊं, अगर एक सिस्टम था, एक सिस्टम है ये, ठीक है ना, मान लो एक गैस है या पानी है, तो ना उसकी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, इसकी जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो है बेटा U1। ठीक है ना, इसको ना हमने हीट दी है और एनर्जी बन जाएगी बच्चे U1 + Q। और हमने जब इसको हीट दी तो इसने कुछ वर्क किया या हमने इस पे वर्क भी कराया। मतलब आप ये लगा लो कि जैसे कि ना ये गैस भरी हुई थी, एक कंटेनर में हमने से उसको हीट किया और ऊपर से ना इसके ऊपर प्रेशर भी लगा दिया। क्यों करा हमने ऐसा? हमने ऐसा इसलिए करा ताकि ना हम इसकी इंटरनल एनर्जी को बदल सके। अब इसकी एनर्जी कितनी हो गई? U2 हो गई। तो U2 कितना है? U1 + Q + W है। क्योंकि देखो जो ये हम Q दे रहे हैं ये उतने का उतना ही तो ऐड हो गया ना, और W भी उतने का उतना ही ऐड हो गया। ये कोई रास्ते में कहीं खराब तो हुआ नहीं। यही तो होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी आप दे रहे हो उतनी मिल गई। Q हमने हीट दी उतनी मिल गई। व्हाट इज Q? हीट। हमने उसको हीट दी, हमने उस पर वर्क करवाया, वर्क करवाने के बाद जो है वो बदल गई एनर्जी। 2 तरीके थे ना भाई, 2 ही तरीके थे ना एनर्जी को बदलने के। एनर्जी पहले कितनी थी? U1 थी, अब कितनी हो गई? U1 + Q हो गई। और कितनी हो गई? U1 + Q + W। बस अभी 2 ही तरीके थे बदलने के, हो गए U2 हो गई, बदल गई। अब तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? U2 - U1 = Q + W, यानी कि डेल्टा U = Q + W। ठीक है ना। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? अबव इक्वेशन is called as the mathematical equation of first law of thermodynamics। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन यही होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन यही होती है। ठीक है ना। तो बच्चों जो चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, वो एक्चुअली यही है कि डेल्टा U = Q + W। डेल्टा U क्या है? इंटरनल Q हीट होता है, W क्या होता है? वर्क होता है। अब देखो वर्क डन के बारे में ना 2 बात, वर्क डन का वर्क डन वाली क्लास अलग से करेंगे। वर्क डन में फिलहाल आपको ये बता देता हूं कि वर्क डन को 2 कैटेगरीज या फिर 3 कैटेगरीज ले लेते हैं। वर्क डन की 3 कैटेगरीज ले लेते हैं। ठीक है ना। एक तो लेते हैं बच्चों फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है जहां पर डेल्टा V क्या होता है? मतलब डेल्टा V जो हो जाता है ना फ्री एक्सपेंशन के अंदर, क्या होता है कि डेल्टा V तो कुछ होगा बेसिकली। प्रेशर जो होता है ना, एक्सटर्नल प्रेशर, वो क्या होता है? 0 होता है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है एक ना एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क एक्सपेंशन हो रहा है फ्री, मतलब कोई बाहर से प्रेशर नहीं लगा रखा। तो उस केस में वर्क डन क्या माना जाता है? 0। फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर अगर मेंशन नहीं है और आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन निकालो, तो आपने बोलना है जी कितना है? 0। एक होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस में। इररिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन की जो वैल्यू होती है,
इररिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो होती है W इररिवर्सिबल इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। और एक होती है बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो होती है बेटा -2.303 RT log ऑफ फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, यानी V2 बाय V1 भी कह सकते हो, है ना। इनके डेरिवेशंस अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर क्लास का जो मेरा टारगेट है ना वन शॉट वाला जल्दी से पूरा, वो पूरा नहीं हो पाता। तो इसके लिए एक अलग से छोटी सी क्लास रखी जा सकती है वर्क डन के एक्सप्रेशंस के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, अभी फिलहाल आगे अगर बढ़ते हैं और बात करते हैं, जहां तक आर की बात है बेटा, आर जो यहां पर लेंगे ना हम, आर यहां पर जो लेंगे ना वो लेंगे ये वाला 0.083 वाला ही लेंगे। नहीं, जूल में हो रहा है ना, हाँ ठीक है, 0.083 वाला ही लेंगे जूल पर केल्विन, ठीक है। 0.083, ठीक है, लीटर बार पर केल्विन पर मोल अगर आता है तो एक्चुअली मैं चाहिए वर्क डन की यूनिट चाहिए जूल। तो वर्क डन की अगर यूनिट आपको जूल चाहिए तो फिर आप आर ना फिर ये वाला लो, फिर 8.314 ही लो, फिर आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लो, ठीक है ना। उससे जो है ना यूनिट जूल में ही आएगी। तो ये तो हो गए बच्चों तीन तरह के वर्क डन, एक होता है फ्री एक्सपेंशन, एक होता है इररिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज के ऊपर। तो डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज जो आई है बेटा वो आती है, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू जो आती है वो आती है बच्चे, देखो डेल्टा यू जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा यू होता है Q प्लस W, ठीक है ना। और W जो होता है वो क्या होता है, मेनली माइनस P डेल्टा V होता है, ठीक है ना। प्रेशर अपने आप समझ जाओ कौन सा है, एक्सटर्नल है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं बोलूं कि एक प्रोसेस होता है आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है उसमें जो डेल्टा V होता है ना वो 0 होता है। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जो कब होता है, जब वॉल्यूम क्या होती है बेटे, कांस्टेंट होती है। जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर प्रोसेस हो जाए तो उसे बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो डेल्टा यू फिर क्यू के इक्वल आ जाएगा क्योंकि वर्क डन, यहां पे छोटा सा एक वी लगा देंगे, वी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इंटरनल एनर्जी चेंज एक्चुअली है क्या, हेंस इंटरनल एनर्जी चेंज, हेंस इंटरनल एनर्जी चेंज can be defined as the amount of heat change, मतलब हीट एब्जॉर्ब और रिवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब व्हाट इज डेल्टा यू बेटा, what is delta U? Delta U is the amount of heat change at constant volume. Delta U is defined as the amount of heat change at constant volume, ठीक है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट चेंज होगी दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। तो ये डेल्टा यू की डेफिनेशन है। अब आगे की बात आती है, अब आता है नया सेक्शन। नया सेक्शन शुरू होता है। ये जो पूरा का पूरा सेक्शन था ना, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो था दैट इज वो किसका था, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी होती क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम। What is internal energy? Sum total of all the energy stored in a system. Can you calculate U? No, we cannot calculate U. Then what? We can calculate delta U. How you can calculate? By the formula delta U equal to Q plus W. What is Q? Q is heat. What is W? W is work done. They have their sign conventions. Okay. Then what is the condition when delta U becomes 0? Isothermal process. What is the like how can you derive this relation, delta U equal to Q plus W is derived like this expression, or like if work done is an important component for calculating delta U, then you should know that work done has three cases: free expansion, irreversible and reversible. Work done during free expansion is 0. Reversible has the big expression, but reversible is more or less common, and reversible means when the process can be possible in both the direction. So this is the end of internal energy. Now we will move forward towards the most important pillar of thermodynamics, which is related to the all other pillars, that is
एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज बहुत बहुत बड़ा मेन पिलर इसका यही है, जिसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी, ऐसे कर देता हूं, टॉपिक बोल देता हूं एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज। ठीक है ना, एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। ऑब्वियसली पहले थोड़ा सा एंथैल्पी को इंट्रो दूंगा, मेन टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज। जैसे अभी हमारा टॉपिक था इंटरनल एनर्जी, लेकिन टॉपिक का जो जैसे जो हमने समझा, निकाला, जिसकी बात की, वो क्या था, इंटरनल एनर्जी चेंज। जैसे टॉपिक है एंथैल्पी, लेकिन बात किसकी करेंगे, एंथैल्पी चेंज की, क्योंकि किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की सही वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, एंट्रोपी थोड़ी बहुत फिर भी निकल आती है। ठीक है ना, तो एंथैल्पी की अगर बात करें तो एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी की डेफिनेशन ही यही है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम ही होता है वैसे, U प्लस पीवी। मतलब इंटरनल एनर्जी के अलावा जो उसमें प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट से एक और चीज प्रोड्यूस हुई, वो क्या बन गई बेटा, एंथैल्पी हो गई। एंथैल्पी इज अ लिटिल एडवांस देन द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम में जो प्रेशर वॉल्यूम इज एक्चुअली वर्क ना, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम मतलब उसमें इंटरनल एनर्जी है, प्लस उससे वो कितना और काम भी कर सकता है, उसको ऐड कर दो तो क्या निकल आएगी, एंथैल्पी निकल आएगी। ठीक है ना, और ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया। अब ये क्यों निकाला ये भी बताऊंगा आपको। हम यहां पे लिखेंगे एक बात कि एज यू कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, हम कभी यू को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, अभी ऊपर बताया। सो डेल्टा सो H also can never be calculated. H also can never be calculated. अगर आप U नहीं निकाल सकते तो H भी कहां से निकाल लोगे भाई साहब। So but again डेल्टा H can be calculated. तो डेल्टा H कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फॉर्मूले को कांस्टेंट प्रेशर पर, इस फॉर्मूले को जो है ना इक्वेशन 1 को कांस्टेंट प्रेशर पर अगर रखो, इफ वी कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 एट कांस्टेंट प्रेशर, then equation 1 becomes delta H equal to delta U plus P delta V। जो ऊपर वाली इक्वेशन थी वो ये बन जाएगी फिर हमारी, क्योंकि प्रेशर को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, इसलिए डेल्टा मैंने P के अराउंड ही लगाया। अब ये जो इक्वेशन बन गई ना हमारी, इसमें जो है ना बच्चों हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा U इन इक्वेशन नंबर 2। इसमें ना आप डेल्टा U की वैल्यू पुट कर दो जो अभी अभी आई थी हमारी, तो बन जाएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू क्या है, Q प्लस W, और W की वैल्यू क्या थी, माइनस P डेल्टा V। तो ये अगर पुट करता हूं तो उससे क्या होता है, ये कैंसिल होता है। मतलब डेल्टा H क्या है, डेल्टा H एक्चुअली एंथैल्पी है, सॉरी हीट चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज is the heat, enthalpy change is the heat absorbed or evolved at constant pressure, ठीक है। तो यानी कि ये तो हो गया, एक था हमारा पिलर इन डेल्टा यू, वो क्या था, क्यूवी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक हमारा अगला पिलर क्या है, क्यूपी, वो क्या है, मतलब डेल्टा एच जो कि किसके इक्वल है, क्यूपी के इक्वल है, ठीक है ना। अब आता है बच्चों एक डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन आता है डेराइव रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो जब मैंने ये क्वेश्चन बच्चों को एक बार एग्जाम में पूछा तो बच्चों ने ना ये रिलेशन लिख दिया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये मत लिखना, ये ना थोड़ा सा मॉडिफाई होगा।
ये थोड़ा सा मॉडिफाई होके ना ये बन जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। अब ये कैसे बन जाएगा 2 मिनट में बता देता हूं आपको। ये लिखना, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना ये है तो सही बट इट इज नॉट यूज्ड एट ऑल। आप इस फॉर्मूले पर एक सिंगल क्वेश्चन ही देखोगे, ठीक है, उसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों नहीं देखोगे। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जो कि इतना यूजफुल नहीं है एज कंपेयर के। जो ज्यादा यूजफुल है वो क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है ना। तो एक बार एंथैल्पी को समझो जरा छोटा सा। व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज H इक्वल टू यू प्लस PV। Can we calculate enthalpy? No, we can never calculate enthalpy. Then what we calculate? We can calculate delta H, and we have a relation of calculating delta H. Number one is delta H equal to QP. What is enthalpy change? Heat at constant pressure. And how the delta H and delta U is interrelated? They are interrelated by the two formulas. Delta H equal to delta U plus P delta V and delta H equal to delta U plus delta NGRT. ठीक है, अब इसको डिराइव करता हूं। इसको डिराइव करने के लिए डेरिवेशन ऑफ अबव एक्सप्रेशन, तो इसके लिए आप बोलो वी नो, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर में आ सकता है। H इज इक्वल टू यू प्लस PV, प्रॉपर डेरिवेशन करने का तरीका बता रहा हूं। देन वी विल से इनिशियली H1 is equal to U1 plus PV1 and then finally H2 is equal to U2 plus PV2, ठीक है ना। 2 minus 1 कर दो, 3 minus 2 कर दो यहां पर। तो 3 minus 2 अगर करता हूं तो फिर ये बन जाता है बेटा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस V1, ठीक है। और डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये तो यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन मैंने कहा था कि ज्यादा यूज नहीं होता, तो कोई बात नहीं। आप बोलो कि आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हम ये जानते हैं, समझते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू के PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, यानी कि P डेल्टा V जो होता है ना दैट इज डेल्टा NRT, ठीक है ना। क्योंकि P और T कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम चेंज होगी तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। अगर हम पुट नाउ इसको हम मान लेते हैं जैसे कि 4th इक्वेशन बन रही है ये, पुट द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V, पुट द वैल्यू ऑफ P डेल्टा V P डेल्टा V इन इक्वेशन नंबर 4, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा H इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा और वो NCERT का ही 8th न्यूमेरिकल है, तो उसको भी देखेंगे। डेल्टा NG इसका मेन कंपोनेंट है, जो चैप्टर जो मतलब इस न्यूमेरिकल में चैलेंजिंग पार्ट होगा। तो डेल्टा NG बच्चों कैसे निकलता है, डेल्टा NG निकलता है सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ओनली गैसेस, इसलिए G लगाया हुआ है यहाँ पर। जो ये बार बार यहाँ पे G आ रहा है ना, G मतलब कि ये फिजिकल स्टेट गैसेस ही यहाँ पर जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो अब इस पर ना R की वैल्यू बच्चे वैसे तो गिवन होती है, R की वैल्यू 8.314 डिवाइड बाय 1000 ले लोगे तो वो किस में आ जाएगी बेटा, किलो जूल में आ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर बच्चों एक NCERT ओपन करके एक बार आप 8 न्यूमेरिकल देख लो, मेरे को भी 1 मिनट का पॉज मिल जाएगा। फिर बेटे ऑनलाइन में किसी से हुआ क्या ये क्वेश्चन? सर मोल से गलत आ रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों इसमें क्या था, डेल्टा जो U हमें दे रखा था वो कितना था, -7, कितना है जरा एक बार बताओगे मेरे को?
किलो जूल पर मोल, ये हमें डेल्टा यू दिया हुआ था। और रिएक्शन जो है ना बेटा NH2CN, NH2CN सॉलिड है या गैस है, वो ना कभी जो भी गिवन होगा उस हिसाब से कर लेना। अगर सॉलिड तो क्योंकि ना वो एक बुक में जैसे क्वेश्चन गिवन है ना, तो बुक में वो कभी तो ऐसे गिवन है कभी ऐसे गिवन है। देखो ये रिएक्शन है जैसे कि, ठीक है ना, फिलहाल अब ये रिएक्शन हम लेते हैं, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ठीक है ना, बिल्कुल बैलेंस्ड है। आप देखो इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 3 है, तो बिल्कुल बैलेंस है बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना। बताइए, मैं कह रहा हूं ना आपको, वो क्वेश्चन में ऊपर सॉलिड लिखा है, आप देखना ध्यान से, ठीक है। अब जैसे देखो गैस कर दिया फाइनली, मैंने बच्चे ने बोला मैंने गैस कर दिया, गैस भी कर दिया, तो बेसिकली फिजिकल स्टेट की बहुत वैल्यू है ना, क्योंकि जब इसका डेल्टा एन निकलेगा ना तो कैसे निकलता है बेटा, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं सिर्फ गैसेस के 2 हैं, देखो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और रिएक्टेंट के अंदर जो है ना वो ये 1 और 3/2, तो वो है 1 3/2 कितना होता है 1.5, तो ए आधा, हाँ 1.5 और 1 हो गया 2.5, यानी कि ये -0.5 है या -½ है, ठीक है ना। ये डेल्टा एन की वैल्यू सही होनी चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। डेल्टा एच इक्वल टू, अब तो पुटिंग करनी है बेटा, अपने पुटिंग आप आराम से कर ही देंगे। डेल्टा एच की वैल्यू बताओ, निकालनी है। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी थी, -740 कितनी 2.7, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0.5 है, आर की वैल्यू मैंने बताई दी थी आपको 8.314 डिवाइड बाय 1000, और टेम्परेचर जो है ना बच्चे 298 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जो भी आएगा वो आ जाएगा, पुटिंग की वैल्यू है। अच्छा अब आगे करते हैं बच्चों, तो ये हो गया। अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज कह लो, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज कह लो, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज में 2 एंथैल्पी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 एंथैल्पी है। एक होती है बच्चे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और एक होती है बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और एक कौन सी है बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज जो चलती हैं वो ये 2 एंथैल्पीज चलती हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर बच्चों बात करें तो हम बोलते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, जनरली इवॉल्व ही होती है, इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड when 1 mole of a compound is formed from its element, is formed from its elements, is formed from its element। जैसे देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल लगता है कार्बन डाइऑक्साइड का, C+O2। जब CO2 बनता है तो इसमें ना हीट निकलती है, जनरली जब कोई कंपाउंड स्टेबल बनता है तो हीट निकलती ही है, वो होती है -393 किलो जूल, ठीक है ना। तो जब कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनता है तो जो हीट निकलती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की अगर बात करूं तो वो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, again amount of heat absorb or evolve, amount of heat absorb or evolved during a reaction, during a reaction, ठीक है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली होती है, इसका जो सिंबल होता है ना ये होता है ऐसे, डेल्टा लिखो, एच लिखो, इनके बीच में ना एफ लिख दो और ऊपर ना ऐसे नॉट लगा दो। नॉट मतलब होता है स्टैंडर्ड, ऐसे डेल्टा लिखो, एच लिखो, ऊपर नॉट लगाओ, यहाँ पे स्मॉल आर लगा दो, तो वो हो जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। और हमेशा जब भी हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन,
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पर की गई है, ठीक है ना। तो दो तरह की बच्चों एंथैल्पी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एक होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का ना ये फॉर्मूला होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोफिशिएंट को यहाँ ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये दो जो है ना मतलब लगा देते हैं और कोफिशिएंट से ना यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ एक ए लगा देता हूँ, यहाँ एक बी लगा देता हूँ। ये जो ए और बी हैं ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, जो उनके रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स होंगे ना उससे क्या कर देना है बच्चों, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं इस पूरे चैप्टर का इसको मानता हूँ, और एक और आएगा बाद में। तो फॉर्मूला क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट कौन से हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है ना। तो इस पर बच्चों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे हमें मिलते हैं, लेकिन एक नोट जरूर करेंगे बच्चे, वो नोट हम यहां पर करेंगे कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है एलिमेंटल फॉर्म का, जैसे O2, जैसे N2, जैसे P4, जैसे Cl2, जैसे कि आप कह सकते हो H2, इन सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या माना जाता है बेटा, 0 माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी जो होती है ना इनको बोलते हैं एलिमेंटल स्टेट्स, ठीक है ना। एलिमेंटल स्टेट्स मतलब जो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में है। ये देखो ये चीजें कभी फॉर्म थोड़ा होंगी, इन्हीं से दुनिया बनेगी ना। तो एलिमेंटल फॉर्म की वैल्यू क्या मानी जाती है, 0। एलिमेंटल स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स की वैल्यू क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। तो ये था बच्चों। अब इसके ऊपर ना दो न्यूमेरिकल हमें बहुत अच्छे मिलते हैं एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के, दो न्यूमेरिकल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बहुत अच्छे हैं बैक एक्सरसाइज में, और एक सॉल्व एग्जांपल में बहुत अच्छा है बच्चों, वो है बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12th और 13th। ये जरा आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं आगे करता हूं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12th आपके सामने बोर्ड पर है, अब देखते हैं कैसे करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम देखो, इन्होंने हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी निकालो और सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दे दी है। तो हम बोलेंगे बच्चों एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा ना, दैट विल बी प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। प्रोडक्ट में कौन है बेटा, प्रोडक्ट में है N2O, तो N2O की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर। N2O की वैल्यू कितनी है, 81। फिर है बच्चे उसके बाद CO2, लेकिन उसको 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और CO2 की जो वैल्यू है बेटे वो है माइनस में 393। फिर माइनस, फिर देखो रिएक्टेंट पर आ जाओ। तो रिएक्टेंट पर अगर बच्चों आते हो तो कितनी वैल्यू है रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट में है N2O4 और CO। तो N2O4 की जो वैल्यू है बेटा वो है N2O4 की 9.7, और जो उसकी है CO की वो कितनी है, -110, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर जो बच्चों आता है ना वो आता है -777.7 किलो जूल। ये आप चेक कर लेना, ऑलमोस्ट यही आंसर जो है इसका आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12। ऐसी बेटा एक बार आप 13th भी ट्राई करो जरा। ये क्वेश्चन नंबर 13th में क्या बोला है एक बार हम देखते हैं। तो देखो ये हमें क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, और इसमें क्या है कि जैसे हमें ना बोला है कि अमोनिया की जो है ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो। तो उसको करने के ना दो तरीके हैं। इस रिएक्शन में ना अमोनिया अपने एलिमेंट से ही बन रहा है, ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या है कि कितने मोल बन रहा है, 2 मोल, जबकि एंथैल्पी होती है क्या, पर मोल। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको 2 से डिवाइड कर दे बस, ठीक है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो है कि 2 moles of अमोनिया रिक्वायर्स या फिर गिव्स -92.4 जूल ऑफ हीट
when ammonia is formed, this much of heat is liberated. So 1 mole के लिए कितना हो जाएगा? तो 1 मोल के लिए बच्चों ये हो जाएगा, फॉर 1 मोल ऑफ अमोनिया, ऑब्वियसली इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। एक तरीका तो बच्चों इसको करने का ये है। इन दैट केस आंसर विल बी -46.2, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये हो गया कि 2 मोल ऑफ अमोनिया लिबरेट्स दिस मच ऑफ हीट, सो 1 मोल ऑफ अमोनिया विल गिव दिस मच ऑफ हीट। आंसर इज किलो जूल पर मोल।